यूरोप में और वेस्ट में एक टर्म यूज़ होती है आजकल, द ग्रेट रेजिग्नेशन। वो जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, उसको द ग्रेट रेजिग्नेशन बोलते हैं। कोविड में जो लोग अपने घर वापस गए जॉब छोड़कर, उनको घर से काम करना इतना पसंद आ गया कि वो वापस ही नहीं गए। पाकिस्तान की डेमोग्राफिक में 65% लोग 35-40 की एज से नीचे हैं। यानी इसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो कमाने की एज में है, प्राइम एज जो है, या वो जो यूनिवर्सिटी से निकलकर अब इंटर हो रहे हैं वर्कफोर्स में। जब आपका इतना बड़ा बच्चा, एक यंग एज आपकी एक पॉपुलेशन हो, और वो मार्केट में आप यूनिवर्सिटीज पंप कर रही हो और आपकी इकॉनमी ग्रो ही नहीं कर रही। एआई आया, एआई ने मार्केट में डिस्ट्रप्शन क्रिएट की। $340 या $350 1 लाख बनता है। $340-350 अगर आप अपने आप को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, 100% इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, आपने अपना एक स्केड्यूल डिज़ाइन किया हुआ है, 9 to 5 की जगह आप 9 to 8 कर रहे हैं। शुरू में तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, जैसे मैंने बताया कंपटीशन बढ़ गया। तो आप ये $350 कमाना कोई मुश्किल नहीं है कि अगर कोई $10,000 कमा रहा था तो वो 16 से 17 लाख रुपए कमा रहा था। 6 महीने के अंदर अंदर डॉलर ने 270 टच कर लिया। यानी कि अगर आपने उस 6 महीने में कुछ भी नहीं किया और सिर्फ आप वही करते रहे जो आप पहले से कर रहे थे, नहीं $10,000 ही आपकी अर्निंग है, तो आपकी अर्निंग 27 लाख रुपए हो गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है काशिफ मुनव्वर और मैं हूं एक आम आदमी, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आम आदमी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आम आदमी के बारे में, एंड वील एक्सप्लोर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द ऑर्डिनरी। हमारी बात होगी एवरीडे इंडिविजुअल से और हम जानेंगे उनकी पर्सनल जर्नीज़, एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स। कैसे डील करते हैं वे अपने डेली लाइफ चैलेंजेस और क्या हैं उनके हल तलब मसले। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पॉडकास्ट एक आम आदमी की तरफ से एक आम आदमी के लिए है। जी दोस्तों, इन टुडेज़ वर्ल्ड मेरा ये मानना है कि हमारी सोसाइटी में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और दूसरे वो जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। In this episode, I have a guest who is not just a freelancer, but he has been doing this thing since the time when the first episode of Game of Thrones was aired. ये वो टाइम था कि जिस वक्त लोग फ्री में काम करने को फ्रीलांसिंग समझते थे। जो लोग गेम ऑफ थ्रोन्स के फ़ैन हैं वो तो इस साल को जान गए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि दिस गाय इज़ डूइंग दिस बिजनेस सिंस 2011. He has earned around $1 million through freelancing, worked for 10,000 plus hours. और हम ये कह सकते हैं कि inarguably he is one of the biggest freelancers in Pakistan. A mathematician by heart, a statistician by nature, and a freelancer by choice and by will. Let me welcome the Brendan Stark of freelancing, Iftikhar Alam Khan. अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारी इस पॉडकास्ट के लिए। तो मुझे इनिशियली ये बताएं इफ्तिखार कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, किस तरीके से आपने अपना करियर शुरू किया, फिर फ्रीलांसिंग में कैसे आए, तो ये स्टार्ट कौन से साल से हुआ? अच्छा, फ्रीलांसिंग तो 2011 से स्टार्ट हुई, लेकिन उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी के बाद एक कॉल सेंटर में मैंने काम किया 3-4 साल। और 3-4 साल तो नहीं, मैं 5-6 साल, लेकिन 3-4 साल वहाँ काम करने के बाद मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट ऐसे की कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से 10 मिनट पहले भी मुझे नहीं पता था कि मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, या फ्रीलांसिंग होती क्या है, लिटरली मुझे 10 मिनट पहले तक नहीं पता था जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं लंबी लंबी ईमेल्स किया करता था, क्योंकि कंटेंट राइटर की मेरी प्रोफाइल है और मैं अपना ब्लॉग भी लिखता था। और जब ऑफिस में भी मैं जब ईमेल्स के रिस्पांस करता था ना, तो उनके बड़ा लंबा करके लिखा करता था। तो मेरे एक कोलीग ने मुझे बोला कि यार आपका अपना ब्लॉग है, आप लिखते हैं, आपको लिखने का शौक है। मुझे शौक था ब्लॉगिंग का, तो उसने मुझे बताया तो आप इंटरनेशनली क्लाइंट्स के लिए क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा ये क्या चीज़ होती है। उसने वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसका वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस का काम करता था, वो अपर पर ही। तो उसने मुझे बताया, उस वक्त तक मुझे नहीं पता था। तो मुझे याद है कि मैंने उस 10 मिनट के अंदर ही उसे वेबसाइट पूछी कौन सी है, ऑफिस में बैठ कर ही मैंने वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाई और वहाँ पर मैंने उधर ही बैठ कर जॉब अप्लाई की और उसका रिस्पांस भी आना शुरू हो गया। और मुझे याद है कि उसी आधे 1-2 घंटे के अंदर, क्योंकि मेरा ब्लॉग था, मैंने जब पहली जॉब्स अप्लाई की तो मैंने बताया उन क्लाइंट्स को कि ये मेरा ब्लॉग है। तो क्योंकि मेरे पास सैम्पल्स थे स्टार्ट में ही, तो वो उस वक्त ही रिस्पांस आ गया। तो फिर मुझे मज़ा आने लगा, फिर एक रिस्पांस आया, 2 रिस्पांस आए, फिर इस तरह फिर वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट हुई। तो अच्छा, ये वो टाइम था कि जिस टाइम पे आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे थे? जी जी। तो उसने, इस काम ने आपके जो जॉब थी उसको अफेक्ट किया, या उस वक्त नहीं आपकी जॉब स्मूथली चलती रही?
देखिए फ्रीलांसिंग स्टार्ट में तो एक साइड गिग के तौर पे हमने भी साइड गिग के तौर पर ही इसको एक्सेप्ट किया था कि फुल टाइम के लिए नहीं, फुल टाइम तो वही 9 to 5 वाले माइंडसेट था जो आज से 2010 11 12 साल पुरानी में बात कर रहा हूँ कि 9 to 5 ही जॉब होती है, अर्निंग की सोर्स प्राइमरी सोर्स आपकी वो होगी। मुझे याद है कि पहले महीने मैंने शायद 5,000 रुपये कमाए और उसके 2-3-4 महीने तक मेरे कोई 40,000 का टोटल अपर पे अमाउंट आई। तो फिर मैं 4-5 महीने के एक साथ मैंने एक बैंक से उसको कैश आउट किया। तो मेरे एक कोलीग होते थे, तो वो कहते थे कि तुम्हारे साथ जो है ये स्कैम होगा, ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हें बाहर से इंटरनेशनली पेमेंट आ जाए और तुम बेवकूफ़ बन रहे हो। तो मैं उसी के साथ गया और उसी के साथ मैंने वो कैश आउट किया। तो वो बड़ा हैरान हुआ और मुझसे ज़्यादा जो है वो उसने ऑफिस में आके सबको बताया कि ये फ्रीलांसिंग कर रहा है और इस तरह भी पैसे आ सकते हैं ये। तो उसके बाद मुझे ऑफिस में ही फॉलो किया, 1-2 लोगों ने और भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की मेरे बाद। तो इनिशियली 3-4 साल तक तो हमारे माइंड में भी यही था कि ये एक साइड गिग है फ्रीलांसिंग और वो एक मेन आपकी प्राइमरी जॉब के साथ साथ वो चलती रही। लेकिन उसके बाद फिर जब डॉलर्स में आपकी अर्निंग हुई और आपने जब कंपेयर करना शुरू किया, जब 3-4 साल बाद फिर दिमाग चलना शुरू हुआ कि यार मैं 9-10 घंटे ऑफिस के 8 घंटे और फिर ट्रैवल टाइम उसके लिए तैयार होना 9-10 घंटे में 9 to 5 जॉब में दे रहा हूँ और मेरी ये अर्निंग है। और मैं घर जाके ऑफिस में थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा कर लेते थे हम बैठ के वहाँ पर। तो 3-4 घंटे की जो मेरी अर्निंग है वो ऑलमोस्ट बराबर ही हो गई है। तो अगर मैं 8-10 आवर्स भी इसी में दे दूँ तो मैं अर्निंग अपनी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। फिर वो कुछ हमारी जो इन्वायरमेंट हैं वो भी कुछ इतनी नर्चरिंग इन्वायरमेंट नहीं है। ऑफिस का जो उस वक्त का सिस्टम था वो शायद मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने वो डिसीजन लिया उस वक्त, बड़ा एक स्ट्रिक्ट सा मतलब एक डिफ़िकल्ट सा डिसीजन था वो, कि वो मैंने अपनी जॉब छोड़ी और फिर मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग की तरफ आया। मेरे ख्याल से 2014 या 15 यानी 2-3 साल तक मैंने जॉब और फ्रीलांसिंग साथ साथ की। लेकिन 100% जॉब फिर मैंने 2014 या 15 छोड़ कर फिर स्टार्ट की। सही है। आपने डॉलर की बात की इफ्तिखार, तो जिस टाइम पे आपने 2011 में ये चीज़ स्टार्ट की थी उस वक्त तो 80 रुपए का डॉलर होता था और आज डॉलर 280 रुपए का हो गया। तो आपकी इनकम के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया होगा। हाँ, यही इस चीज़ को आप मतलब आज के दिनों में इस चीज़ को अब आप इंजॉय कर रहे हैं या आप समझते हैं कि नहीं डॉलर का रेट बढ़ जाना वो भी आप लोगों के लिए, बिकॉज महंगाई भी बढ़ रही है, तो सारी चीज़ों को आप किस तरीके से देके चल रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, डॉलर का तो बढ़ना विन विन है फ्रीलांसर्स के लिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि 2018 के बाद, देखें 2011 जब हमने स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल से मेरी फर्स्ट जो रिटर्न रेट था वो एक्सचेंज रेट था वो 96 या 95 इस तरह का था शायद, जब मैंने फर्स्ट टाइम 2011 में 80-85 रुपीज़ का डॉलर होता था। इनफैक्ट 75 भी हुआ था 2011। हो सकता है फिर इसके करीब करीब हो, कि उस वक्त क्योंकि अर्निंग कम थी, जो सीरियस इनकम स्ट्रीम क्रिएट हुई वो 2012-13 में ही स्टार्ट हुई। तो उस वक्त का जो मुझे याद है वो, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में उन्होंने वो स्टैटिक रखा हुआ था 2018 तक, मुझे याद है 98, 99, 99। तो वो एक नॉर्मल सी थी, इसीलिए उस वक्त फ्रीलांसिंग का कितना इतना लोगों को पता भी नहीं था। मुझे लगता है कि एक आप हनीमून पीरियड बोल सकते हैं 2018 के बाद से 2023 की जनवरी तक, ये जो है फ्रीलांसर का था ना एक हनीमून पीरियड था जिसने सही तरीके से उस टाइम पर फ्रीलांसिंग कर ली। तो उसने अपने आप को फिर इस्टेब्लिश भी कर लिया और उसने अपनी अर्निंग पोटेंशियल भी, उसने अच्छा खासा पैसे भी बनाए। क्योंकि देखिए 2018 में 100 से फिर 120, 130, 150, 180, 100, जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त 170। देखें मैं एक मिसाल आपको दूँ, जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई उस वक्त 160 to 170 का डॉलर था। यानी कि अगर कोई $10,000 कमा रहा था तो वो 16 से 17 लाख रुपए कमा रहा था। 6 महीने के अंदर अंदर डॉलर ने 270 टच कर लिया। यानी कि अगर आपने उस 6 महीने में कुछ भी नहीं किया और सिर्फ आप वही करते रहे जो आप पहले से कर रहे थे, नहीं $10,000 ही आपकी अर्निंग है, तो आपकी अर्निंग 27 लाख रुपए हो गई। यानी 170 जब 270 पे गया विद इन 6 मंथ। देखें अब आप कंपेयर करें ना किसी और चीज़ से, आप किसी बिजनेस से कंपेयर कर लें, आप किसी जॉब से कंपेयर कर लें, आप 9 to 5 जॉब से कर लें, विद इन 6 मंथ विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट अब अपनी 1 मिलियन PKR कैसे ऐड कर सकते हैं? किसी चीज़ में नहीं कर सकते। तो फ्रीलांसिंग ने और जो ये डॉलर जो ये अनफॉर्चुनेट तो है हमारे मुल्क के लिए, लेकिन फ्रीलांसर्स के लिए तो ये आप समझेंगे 100% एक विन विन सिचुएशन रही। जो 2023 जनवरी तक मैंने क्यों बोला है कि 2023 जनवरी, क्योंकि मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो 2023 जनवरी तक मैंने नॉन स्टॉप ग्रोथ की हुई मेरी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। 2018 के जून से जब ये डॉलर का अप्रिसिएशन शुरू हुई,
बढ़ते बढ़ते मतलब मेरा कोई महीना पिछला ऐसा नहीं था कि मैंने पिछले महीने से कम पैसे कमाए हो। जनवरी में एआई आया, एआई ने मार्केट में डिस्ट्रप्शन क्रिएट की और पहली बार मुझे झटके लगने शुरू हुए, क्योंकि सच बात करनी चाहिए ना कि एक बड़ी रोजी पिक्चर आप नहीं दिखा सकते हर चीज़ में। तो वो डिसरप्शन बड़े फ्रीलांसर जिससे मेरी बात होती है, लोग परेशान हैं, कंटेंट राइटर परेशान हैं, डिज़ाइनर परेशान हैं और वेब डेवलपर परेशान है, क्योंकि अब क्लैरिटी भी इतनी नहीं रही। अब आपको नहीं पता 1-2 साल बाद एआई और क्या क्या डिस्टर्ब करेगा, एआई की टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी तो क्या होगा। लेकिन वही लोग कामयाब होंगे जो अडॉप्ट करेंगे, जो चीज़ों को सीखेंगे, दोबारा से चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अपने आप को। तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी शुरू हो गई है। तो फिर आप ये समझते हैं कि लाइक जो डॉलर की प्राइस एकदम एक शार्प इंक्रीज हमने डॉलर की प्राइस में देखा पिछले कुछ सालों में, ये वजह बनी कि नए लोग इस तरफ फ्रीलांसिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए और नए लोगों ने ज़्यादा बड़ी तादाद में इस तरफ आना शुरू किया? देखिए, इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की जो आप डेमोग्राफिक देखें ना, तो पाकिस्तान की डेमोग्राफिक में 65% लोग 35-40 की एज से नीचे हैं। यानी इसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो कमाने की एज में है, प्राइम एज जो है, या वो जो यूनिवर्सिटी से निकलकर अब इंटर हो रहे हैं वर्क फोर्स में। और अब अगर आप पाकिस्तान की इकॉनमी देखें, 2018 तक 6% की ग्रोथ थी, फिर ये पता नहीं किसने मशवरा दिया, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ये अभी आप पिछले 2 साल से 0% ग्रोथ है आपकी कोई ना। जब आपका इतना बड़ा बच्चा, एक यंग एज आपकी एक पॉपुलेशन हो और वो मार्केट में आप यूनिवर्सिटीज़ पंप कर रही हो और आपकी इकॉनमी ग्रो ही नहीं कर रही। इस वक्त आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ पूरे एशिया में तकरीबन, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा, एशिया में सबसे हाई में आते हैं आप। बांग्लादेश वगैरह सब, कभी बांग्लादेश की आबादी आपसे ज़्यादा होती थी, वो आपसे 5-6 करोड़ नीचे हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो उसमें आपकी लोकल मार्केट में इतनी सकत ही नहीं है कि वो इतनी जॉब्स क्रिएट कर सके जितने बच्चे बच्चियाँ जितने मार्केट में आ रहे हैं। पहली चीज़। अब उसमें आप देख लेना, जो लास्ट 1-2 साल के रिजल्ट्स आए हैं कि वो 1.2 मिलियन लोग पिछले साल छोड़ के गए थे, इस साल भी मिलियन, और वो बोर्ड का आपको हादसा याद है। मतलब दुनिया में जहाँ जंगें हो रही होती हैं वहाँ पे लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे होते हैं। हमारे मुल्क में 300-350 लोग वो पानी में इलीगल जाते हुए शहीद हो गए। कि हमारे मुल्क में कोई जंग चल रही है? कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और फिर वो इन्फ्लेशन। तो डॉलर का इम्पैक्ट भी है। आप अब लोकल मार्केट की जॉब को फ्रीलांसिंग, एक सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग के कैरियर से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो फाइनेंशियल कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आप आज से 2-3-4 साल पहले 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी को अच्छा माना जाता था। अब वो आप 3-4 इन्फ्लेशन अगर आप पिछले 2 साल के निकालें तो 50% इन्फ्लेशन है। पिछले साल 28-30% थी, इस साल 20% है। तो यानी जो 1 लाख रुपए कमाने वाला है उसकी सैलरी 50,000 हो गई। और जो डॉलर में कमाने वाला है $1,000, यानी जो $1,000 अब 2,80,000 है। आज से 3-4 साल पहले 1 लाख होता था। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? किस तरह आप इसको इग्नोर कर सकते हैं? मैं लिंक्डइन पर होता हूँ, मुझे बैंकिंग सेक्टर में लोग जो अच्छी पोजीशन पर हैं वो मुझे अप्रोच कर रहे होते हैं कि हमें फ्रीलांसिंग के बारे में बताएं। म्यूचुअल फंड का एक मैदान बैंक का हेड, वो मुझसे बात कर रहा है कि यार गुजारा नहीं होता, मुझे बताओ फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं। तो यानी वो इस्टेब्लिश सेक्टर जिसके बारे में देख के लोग बोलते थे ना, लड़की दे दो उसको, भाई बैंकर है ये, बड़ा अच्छी होगी, वो लोग परेशान है। वो परेशान है कि हमारी इस लोकल इनकम में, पीकेआर में अब अर्निंग नहीं हो रही। तो डॉलर में हर एक ने कमाना है, उसके लिए फ्रीलांसिंग है, या फिर आप मुल्क छोड़ के जाएं या फिर आप फ्रीलांसिंग करें। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारा पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक है वो, और दूसरा जो डेप्रिसिएशन हुआ है पीकेआर का, वो अननेचुरल है। ये कितना फास्ट, इतना, वो जब मैंने बताया ना कि वो 17 लाख 27 लाख हो गए विद इन 6 मंथ्स, $10,000, इतना बड़ा फिगर नहीं है ये, आप कमा सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है इफ्तिखार के 2011 में जब आपने ये काम शुरू किया और आज वी आर सिटिंग इन 2023, इस काम के अंदर कितना चेंज आया आपके काम से रिलेटेड? मैं लोगों की बात तो अभी हमने की, लेकिन आपके काम से रिलेटेड जब आपने ये काम स्टार्ट किया था उस वक्त और आज के दिन, आपको क्या लगता है कि चीज़ें अच्छे वे में आगे चली हैं या डिफ़िकल्ट हो गई हैं मज़ीद? नहीं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप देखें, अगर आप इंटरनेशनल नंबर्स या डाटा आप देखें तो आफ्टर कोविड, आपको पता है
यूरोप में और वेस्ट में एक टर्म यूज़ होती है आजकल, द ग्रेट रेजिग्नेशन। वो जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, उसको द ग्रेट रेजिग्नेशन बोलते हैं। कोविड में जो लोग अपने घर वापस गए जॉब छोड़कर, उनको घर से काम करना इतना पसंद आ गया कि वो वापस ही नहीं गए। इसी वजह से आजकल बाहर भी बहुत लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डिमांड है, वहाँ पे जॉब्स, लोगों को स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। क्योंकि गोरा जो है, ये यूरोपियन जो है या वेस्टर्न जो नॉर्थ अमेरिकन है, वो उनमें से बहुत सारे लोगों ने कोविड के बाद जब वो घर जाकर उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा यार ये लाइफस्टाइल ठीक है, घर में ही बैठ के हम काम करते हैं। वो बहुत फ्रीलांसिंग की तरफ आ गए हैं। तो वो जो एक स्पेस थी ना, एक साउथ एशियन और ये थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशियन, ये रशियन, यूक्रेनियन, ये प्रोग्रामर्स होते थे साउथ एशियन में, ये ग्राफिक डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर, इनको अब कंपटीशन गोरों से पड़ गया। वो एक तो चीज़ मुश्किल हुई है, दूसरा एआई जो मैंने बताया कि एआई से एक मार्केट में डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुई है। कंटेंट का काम एआई से हो रहा है बहुत सारा, तो इससे इस चीज़ें मुश्किल हुई हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पहले आपका आपस में ही इंडियन, बांग्लादेशी, फिलिपाइनी से कंपटीशन था। अब आप फॉर एग्जांपल, अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप 2013, 14, 15 तक अगर आप किसी कंटेंट राइटिंग की जॉब पे अप्लाई करते थे ना, बिड करते थे, तो आपका कंपटीशन अगर आउट ऑफ 30, शायद उसमें से 25 या 26 साउथ एशियन ही होते होंगे, या साउथ ईस्ट एशियन, फिलिपाइन वगैरह के। अब मुझे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है कि वो तकरीबन 60-70% उसमें नॉर्थ अमेरिकन भी होते हैं। तो ऑब्वियसली आपका कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके लिए अब आप एक हमारे ज़माने में, जैसा मैंने बताया ना कि मुझे तो पता नहीं था और मैंने जंप किया और इसी वक्त बनाया, उसी वक्त किया और उसी वक्त मुझे रिस्पॉन्स आ गया। अब बहुत मुश्किल है। अब आपको पैसे भी लगाने पड़ते हैं एक नई प्रोफाइल को, क्योंकि अपवर्क भी, फाइवर भी और फ्रीलांसर तो बहुत पहले से ही कर रहा है कि वो चार्ज करता है आपको प्रीमियम प्रोफाइल के लिए, जिसमें आप विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। फिर आप कनेक्ट्स, जब आप बिड करते हैं, पहले हम फ्री में बिड करते थे, अब आपको कनेक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, वो आपको डॉलर्स में खरीदने पड़ते हैं। अच्छा, इस तरफ मैं आऊँगा। आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके लिए मैंने बिल्कुल एक अलग से बिल्कुल बात करनी है आपके साथ। तो ये मुझे बताइएगा इफ्तिखार कि आज मैंने एक चीज़ ये सुनी थी अपने बचपन से कि भाई एक मर्द से उसकी सैलरी और एक औरत से उसकी उम्र नहीं पूछते। तो मैं जो आपसे अब ये बात पूछने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या एक मंथली इनकम जो है एक फ्रीलांसर की, वो कितनी होती है मिनिमम, मैक्सिमम, और एक एवरेज फ्रीलांसर कितना आज के दौर में पाकिस्तान में बैठा हुआ फ्रीलांसर कमाता है? जैसे कि फ्रीलांसिंग भी जो है ना इवॉल्व हो रही है। हमने स्टार्ट किया था फ्रीलांसर, फिर एक ट्रांजिशन फेजेस होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ट्रांजिशन फेजेस होते हैं। उस ट्रांजिशन फेज में जो अपने आप को ट्रांसफ़र कर लिया, ट्रांजिशन में से गुजर जाए, वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है। ऐसे भी लोग हैं कि अगर कोई 2011 में प्रोफाइल स्टार्ट करके बैठा है और आज भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही काम कर रहा है, तो वो उसकी इनकम, क्योंकि 8 वर्किंग आवर्स है ना आपके पास, तो आप पर्सनल कैपेसिटी में एक लिमिट तक काम कर सकते हैं। उसमें डिपेंड करता है कि आप कंटेंट राइटर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। अब मेरी जो अपर प्रोफाइल है वो 600K प्लस है। आप अपर से बाहर भी वो हैं, लेकिन फुल स्टैक डेवलपर्स वगैरह ऐसे हैं, डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिनकी मिलियन प्लस प्रोफाइल्स अपर पर, यहाँ पर से बाहर जो होगा बहुत अलग होगा। 2 मिलियन प्लस की भी मैंने प्रोफाइल देखी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस नीश में काम कर रहे हैं, आपकी स्किल सेट क्या है, कितनी आपकी स्किल सेट इन डिमांड है और कितनी मुश्किल है। जितनी चीज़ मुश्किल होती चली जाएगी ना, आपके रेट इतने, जैसे ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं, वो एक मुश्किल सी स्किल है, वो उसमें लोग बहुत अच्छे पैसे चार्ज करें, $80 पर आवर, $90 to $100 पर आवर की भी मैंने लोगों को चार्ज करते हुए देखा है। तो ऑन एवरेज अगर मैं कंटेंट राइटर की फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कंटेंट राइटर हूँ। अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में हैं, नया काम कर रहे हैं, देखिए $340 या $350 1 लाख बनता है। $340-350 अगर आप अपने आप को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, 100% इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, आपने अपना एक स्केड्यूल डिज़ाइन किया हुआ है, 9 to 5 की जगह आप 9 to 8 कर रहे हैं। शुरू में तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, जैसा मैंने बताया कंपटीशन बढ़ गया। तो आप ये $350 कमाना कोई मुश्किल नहीं है। एक अच्छा अगर पोर्टफोलियो है, स्किल सेट है आपका, आप बस सबको देख के फॉलोइंग दी हर्ड वाली मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए कि यार ये भी कंटेंट राइटर है, ये भी कंटेंट राइटर है, ये भी फ्रीलांसिंग कर रहा है, मैं भी कर लूँ। एक जगह मैं आपको बताऊँ फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक जगह एक इंस्टीट्यूट ने बुलाया बात करने के लिए कि आप फ्रीलांसिंग मैंने बताया। मैं वहाँ गया और मैंने लोगों से पूछना शुरू करा कि आपने क्या करा हुआ है, आज आपने क्या करा हुआ है। तो कोई मुझे बोल रहा था कि मैं टीचर हूँ, कोई मुझे कह रहा था मेरी परचून की दुकान है, कोई मुझे कह रहा था कि मैं जो सरकारी। मैंने कहा तो स्किल सेट आपके पास क्या स्किल सेट है जो आप फ्रीलांस, जिसको आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी स्किल सेट बेचनी है ना।
तो करनी है हमने, तो बस फ्रीलांसिंग करनी है। तो ये आपको एक स्किल सेट होना चाहिए। स्किल सेट आपके पास है जिसकी डिमांड है मार्केट में, और आप अपने आप को 100% अप्लाई कर रहे हैं, तो 1, 1.5, 2 लाख 3 लाख रुपए कमाना कोई मुश्किल नहीं है। जो इस्टेब्लिश फ्रीलांसर्स हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, 5, 6, 7 लाख रुपए कमा सकते हैं बड़े आराम से। और जिन्होंने टीम बिल्ड करनी है, मैंने टीम बिल्ड करी हुई है, वो मिलियन प्लस का कोई बहुत सुकून से $3,500 $4,000 विद अ टीम। आप क्योंकि देखें फ्रीलांसिंग में चीज़ें आपके लिए आसान होती जाती हैं अगर आपकी प्रोफाइल बिल्डअप होती जा रही है। अगर आपके साथ टीम होगी, आपकी प्रोफाइल बैलून होगी फिर। यानी कि 500 से लेके $1,000 तक कमाना एक वो बंदे का कि जो एक स्किल के साथ आ रहा है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। स्किल हो और कंसिस्टेंसी हो। ये नहीं बोले वो कि मैंने 6, 7, 8 जॉब से अप्लाई किया, रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं तो अल्लाह हाफिज़, ये तो बकवास चीज़ है फ्रीलांसिंग में, मुझे कहनी नहीं है। वो आपको सोशल मीडिया पे ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो भाई कंसिस्टेंट आपको रहना है, आपने 1-2 महीने तो देने हैं। आपने अप्लाई, फिर आपको थोड़ा सा खर्चा भी करना है, आपको कनेक्ट्स खरीदने हैं, आपने अब प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब बगैर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ किए और थोड़ा खर्चा किए तो आप नज़र ही नहीं आएंगे ना। जब नज़र ही नहीं आएंगे तो फिर आप बिकेंगे कैसे? हाँ, वो ऑब्वियसली जो दिखता है वही बिकता है जी। लेकिन अब ये मुझे बताएं कि आप कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और आगे जो लोग इस लाइन के अंदर आना चाह रहे हैं या न्यू एंट्रेंट्स जो हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उनको कौन से प्लेटफॉर्म से अपनी मतलब एक लॉन्चिंग पैड अपना उनको प्लेटफॉर्म से मिले? कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, मैं तो सिर्फ अपवर्क यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अपवर्क पे ही मुझे इतनी सक्सेस मिल गई है, मेरी प्रोफाइल बैलून हो गई। फिर मैंने ये सोचा कि मैं किसी और पे बनाऊँ, तो फिर मैं बिल्कुल नए सिरे से मुझे बनानी पड़ेगी, फिर उसको उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, तो थोड़ी सी मेहनत। तो राइट फ्रॉम 2011 आप अपवर्क पे ही हैं और अपवर्क को ही यूज़ कर रहे हैं? और अपवर्क से अब मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स, अच्छे खासे क्लाइंट अपवर्क से बाहर भी हैं। वो वर्ड टू माउथ क्लाइंट के रेफरल से और दूसरे तरीक़ों से। लेकिन प्राइमरी मैं जानता हूँ फाइवर को, गुरु को, फ्रीलांसर को, उनको मैंने स्टडी किया हुआ है। और जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं मेरे ख्याल से वो फाइवर और अपवर्क ही हैं। अपवर्क सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से, और दूसरे नंबर पे फाइवर है। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, तो मेरा मशवरा ये होगा कि क्योंकि मैंने तो एक प्रोफाइल इस्टेब्लिश कर ली, अब मैं स्विच करूँ कि बिल्कुल जीरो से किसी नई प्रोफाइल पे, तो वो इतना सेंस नहीं करता। कर लेनी चाहिए, अच्छी बात है, सारे अपने अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए आपको। लेकिन अगर आप नए हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप हर जगह पे अकाउंट बनाएं अपना। फाइबर का अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे आपने एक शॉप स्टार्ट करनी है, अपनी प्रोजेक्ट गिग क्रिएट करके छोड़ देनी है, वहाँ पे इतनी शायद मेहनत नहीं लगती। अपवर्क पे आप दोनों चीज़ें, बिडिंग भी कर सकते हैं और प्रोजेक्ट कैटलॉग भी क्रिएट कर सकते हैं। गुरु में भी एक डिफरेंट अप्रोच, आप बिडिंग कर सकते हैं। तो जब आपके पास काम नहीं है ना, और आपने 8 घंटे डेजिग्नेट कर दिए, तो फिर आप 3-4 जगह से ही आप अपना कोशिश करेंगे, उसको अप्लाई करें। शुरू में तो आपने अप्लाई करना है ना, सर्च करना है क्लाइंट को, तो वो हर जगह करें, और वो फिर हर प्लेटफॉर्म को आप लेके चलें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सक्सेस आपकी हो सकती है। तो यानी कि अब ये आप बताएं ना कि मैं अब जैसे अब आपको बोलता हूँ कि जी मुझे फ्रीलांसिंग शुरू करनी है, तो मेरे लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? मुझे कौन से प्लेटफॉर्म से अपना स्टार्ट लेना चाहिए? बस सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपके पास स्किल सेट है कि नहीं है। आप स्किल्स होंगी तभी कामयाब होंगे, प्लेटफॉर्म इतना मैटर नहीं करता। स्किल होंगी और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए, आपको मार्केटिंग थोड़ी सी स्किल्स होनी चाहिए, अपने आप को बेचना आना चाहिए। सबसे प्राइमरी तो अपवर्क किया, उसके बाद सेकेंडरी फाइवर है, फिर गुरु है, फिर फ्रीलांसर है, फिर लिंक्डइन वगैरह पर भी आप अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, ये बताएं इफ्तिखार के जैसे आजकल सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि लोग छोटी छोटी प्राइस में 2,500 रुपये में जो है वो कोर्स सिखाने के लिए तैयार हैं। और क्या ये पॉसिबल है कि कोई बंदा 2,500 रुपये खर्च करके आज के दौर में सिर्फ 2,500 रुपये खर्च करे और कोई स्किल डेवलप कर ले या फ्रीलांसर बन जाए? नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, एक चीज़ इसमें थोड़ी सी मैं क्लैरिटी भी कर दूं। एक चीज़ जो मुझे ख़ुद भी थोड़ी सी कमी महसूस हुई ना अपने इस लास्ट 10-11 ईयर्स में, और जिसका हमारे सोसाइटी में भी थोड़ा सा फुकदान है, ये यूरोप वेस्ट में तो बड़ा कॉमन है, लेकिन हमारे लैक ऑफ मेंटोरशिप, यानी हमें कोई मेंटोरशिप नहीं मिली हमें, क्योंकि हमसे बड़े या हम ऊपर देखने वाला कोई था नहीं जिससे हम देख सकें कि भाई ये फ्रीलांसर हमसे बेहतर कर रहा है, इससे हम सीख सकें। तो उससे मुझे लगता है कि अगर मेरे पास कोई अच्छा मेंटोर होता या मेंटोरशिप मुझे अच्छी मिली होती, तो शायद मैं अभी थोड़ा सा और बेहतर कर रहा होता, अभी थोड़ा सा और आगे होता। बड़ी मैंने गलतियां की क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। तो मेंटोर अच्छा ढूंढना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे जो थोड़ा सा मैंने स्टडी किया, वैसे तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ इतना एक्टिव, लिंक्डइन पर ही ज़्यादातर होता हूँ, फेसबुक वगैरह पे इनएक्टिव है, तो वो इतना मैं वहाँ पे लोगों को नहीं जानता। लेकिन जो मैंने लिंक्डइन पे देखा है ना, देखिए जो बड़ी प्रोफाइल्स है ना, उनमें से किसी को मैंने मेंटोरशिप देते हुए नहीं देखा,
क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। मैंने खुद भी बड़ा सोचा बीच में 2-3 दफ़ा मुझे हुआ कि यार मैं भी एक प्रोग्राम शुरू करूं, लेकिन जब आपके पास काम इतना कर रहे होते हैं आप, तो इसके लिए भी प्रॉपर आपको टाइम निकालना है ना। तो जो मेरा जो मुशाहिदा है ना, ये जो 2500, 4000, 5000 ये जो कोर्सेज बना के बेच रहे हैं, इनकी अगर आप प्रोफाइल चेक करें तो किसी की 10,000 के की प्रोफाइल है, किसी की 15,000 के की प्रोफाइल है। यानी कि आप मेंटोरशिप ऑफर उस वक्त कर सकते हैं ना जब आप खुद एक सक्सेसफुल कह सकें अपने आपको, खुद एक सक्सेस आपने अचीव की हुई हो। और अगर आपने 2-3-4 साल में 15-20 हज़ार डॉलर पे आपकी प्रोफाइल है, तो वो कोई सक्सेसफुल नहीं कहला सकते आप। अभी मैंने एक लड़के की लिंक्डइन पे देख रहा था कि वो और एक लड़की मिलके कोई ग्रुप बनाया हुआ है, वो व्हाट्सएप पे उनके ग्रुप चलते हैं, पता नहीं वो उसकी मैं पोस्ट, उसकी अपनी प्रोफाइल जब मैंने अपवर्क पे देखी तो वो कोई 38K की थी और 3 साल से वो कर रहा है। तो यानी अब $1,000 पर मंथ, $800 पर मंथ, और ऐसे लोग भी हैं जो 15,000 $20,000 डॉलर पर मंथ से भी ऊपर अर्निंग कर रहे हैं। वो मेंटरशिप नहीं ऑफर कर रहे, वो उनके पास टाइम ही नहीं है। और तो अब तो ये जो क्वालिटी ऑफ मेंटोर्स है ना, और मुझे ये लगता, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 4-5-6 साल पहले की बात होगी, शायद 5 साल 6, मुझे किसी ने बताया कि अपवर्क पे यूट्यूब पे एक साहब हैं, वो अपवर्क के बारे में बता रहे हैं। लड़का था यंग, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। जब मुझे याद वो इसलिए है कि उन्होंने एक वीडियो यूट्यूब पे डाली कि हाउ आई वाज हायर्ड फॉर $80 पर आवर। अच्छा, वो वीडियो आज से 4-5 साल पहले देख के मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैंने कहा यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ये इतने तो गोरे भी नहीं लेते। तो मैंने थोड़ी सी उसकी प्रोफाइल पे गया और प्रोफाइल जाके मैंने उसकी चेक की, तो वो 1 आवर के लिए ही उसने अपने आप को हायर करा हुआ था या किसी दोस्त से करवाया हुआ था, आई डोंट नो। वो 1 घंटे की 1 आवर की उसने वो जॉब टोटल करी और उस पर उसने क्लिक बेट के लिए पूरी वीडियो बना दी, यानी 1 आवर लॉग हुआ हुआ था बस। तो आप इससे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अब ये बहुत कॉमन है हमारे, कि जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये नहीं बताते कि भाई स्ट्रगल मैंने क्या की। वो बेस्ट केस या बेस्ट जो उनके रेट्स मिल रहे होते हैं, बेस्ट जो जॉब उनको ऑफर हुई होती है, बेस्ट जॉब एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो उस शेयर करते हैं। और फिर वो इल्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि यार ये तो मतलब जो सबसे महंगी जॉब मिली होगी ना उनको, और वो चेस्ट थम्पिंग स्टाइल होता है थोड़ा सा कि देखें हमें तो ये हमें $100 पर 1000। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1200 जॉब 1200+ जॉब्स हैं मेरी अपवर्क के ऊपर। अब इसमें मैंने $2 से भी स्टार्ट किया, $2 1000 वर्ड्स मैंने किए थे। और मैं एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने 500 वर्ड्स के $150 पे भी काम किया। तो क्या अब मैं एक पोस्ट ये क्रिएट कर दूं कि देखें मैं तो 500 वर्ड्स के $150 लेता हूँ, तो जो नया जो फ्रीलांसर है ना, वो समझेगा कि शायद यही रेट्स हैं, या ये तो एक 1200 जॉब्स मैंने करी और 10-11 साल मैंने लगाए और एक चांस से मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई, जो मेरी जो टोटल जो मैंने जॉब्स की हैं उसमें सबसे ज़्यादा रेट वाली थी। अब मैं सिर्फ इसको पिक करूं और इसको पोस्ट कर दूं सोशल मीडिया पर, तो एक क्रिएट करूंगा ना मैं खामखा के इंप्रेशन, जो ट्रुथ नहीं है, एक इल्यूजन बना देंगे इल्यूजन क्रिएट। अब उन साहब ने भी यही किया, मतलब वो क्लिक बेट था। तो ये बहुत सारे लोग ये क्लिक बेट टाइप चीज़ कर रहे हैं, वो इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, रोज़ी पिक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं कि बस आप ये कोर्स करेंगे तो आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी डॉलर्स में। क्योंकि एक स्पेस तो है ना, एक डिमांड है कि हमें डॉलर्स में अर्निंग करनी है। हमारा लोकल PKR में जॉब्स नहीं है, अगर जॉब्स हैं भी तो इतनी कम सैलरी है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, तो वो लोग ख़रीद रहे हैं मजबूरी में। वो समझते हैं कि शायद हम कर लेंगे। तो लेकिन ये मेरे ख्याल से अगर कोई 100% जो अगर इनका रेट होगा जो निकल रहे होंगे लोग, तो 1-2% लोगों को सक्सेस मिलती होगी जो मेरे। अच्छा, मुझे अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, एक आदमी जो अपने फ्रीलांसिंग के कैरियर में $1 मिलियन का फिगर टच कर रहा है, 10,000 घंटे उसने काम कर लिया, उसने खुद क्यों नहीं सोचा कि वो लोगों को बताए, या खुद क्या सोच रहा है कि वो कब आएगा बताने के लिए? मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि कब वो आएगा बताने के लिए कि लोगों को जो चीज़ उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, वो जो डिफ़िकल्टीज फेस की, वो शायद नए आने वाले ना फेस करें। देखिए, सोचा तो था, 2-3 दफ़ा सोचा था, 1-2-3 चैलेंजेस इसमें हुए कि एक तो ये कि टाइम नहीं इतना मिल पाया। इसके लिए भी आपको पूरा एक टाइम, एफर्ट और एक चीज़, मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ आप करें ना, वो पूरे एफर्ट के साथ करें और अच्छे से करें, वरना नहीं करें। ये नहीं कि हाफ हार्टेड आप चीज़ को करें। वो थोड़ी सी मैंने कोशिश की, लेकिन वो एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ऑडियंस है ना, उनकी अप्रोच भी थोड़ी सी अजीब सी है। मैंने सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करता था, काम था, तो मैंने सोशल मीडिया मैनेजर एक हायर की, 2-3 बल्कि हायर किया, और मैंने 1 साल तक अपना सोशल मीडिया मैनेजर के थ्रू चलाया। उसमें मैंने उनको बोला कि भाई आप कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटिंग रिलेटेड टिप्स क्रिएट करें, फ्रीलांसर्स के लिए टिप्स क्रिएट करें, ताकि वो हेल्पफुल हो लोग, ऑडियंस के लिए, जो लोग नए बच्चे जो आना चाह रहे हैं। तो उसमें इंगेजमेंट ही क्रिएट नहीं हो रही। उसमें कोई 6 लाइक, 1-2 कमेंट, 8 लाइक,
एक कमेंट, और काफ़ी अर्से तक वो डेली पोस्ट हम करते रहे, लेकिन वो कोई इंगेजमेंट क्रिएट नहीं हो रही थी। और फिर मैं ये देखता था कि वो एक बंदी आई, वो इसी तरह के कोई वो एक जॉब अपनी दिखा दी, स्क्रीनशॉट लगा दिए, अपनी अर्निंग के स्क्रीनशॉट लगा दिए, या वो गाड़ी में एक साहब खड़े हो गए कि वो देखे मैंने ये गाड़ी खरीदी है, पीछे उन्होंने वो लगा दी कि, तो इस तरह की उस पर जो है 200 कमेंट्स हैं और कोई हज़ारों लाइक्स हैं। तो एक इंसान की अपनी भी मेरे ख्याल से एक कंफर्ट लेवल होता है। मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, मैं डेली ये पोस्ट डाल, मुझे ये जॉब मिल गई, मुझे ये फीडबैक मिल गया, मुझे इतने डॉलर मिल गए, मुझे लोगों ने तो अपनी मंथली वीकली अर्निंग की, जब वो अच्छा कमा रहे हैं तो उसकी स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, जब प्रोफाइल उनकी डाउन हो रही है तो वो गायब है, खामोशी है। तो ये चीज़ जो है ना, ये अब इंगेजमेंट क्रिएट करने के लिए शायद ये करना पड़ेगा, ये कंफर्ट जोन नहीं है मेरा। तो मेरा वैसे फ्यूचर में इरादा है एक मेंटोर, क्योंकि जैसा मैंने बोला ना कि मुझे खुद पर्सनली मुझे लगता है कि मेंटोर अगर मेरा होता ना, मैं बहुत अच्छा कर सकता था, इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता था। मैंने गलतियां कर करके सीखा है, गलती की सीखा। तो ज़रूरी नहीं है कि अब जो नया फ्रीलांसर है वो भी, अब एक जगह से मैं गुजर चुका हूँ, मुझे पता है कि ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी। जब तक मैं किसी और को नहीं बताऊंगा ना, नए वाले को, तो उस एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा नहीं है। जो मैंने 10 साल करे, 11 साल करे, मुझे ये मेरे ऊपर भी एक तरीके से ऑब्लिगेशन है कि मैं नए आने वालों को बताऊँ, सिखाऊँ कि भाई ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जॉब 1 साल पहले छोड़ देनी चाहिए थी, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं जॉब छोड़ दूँ नहीं छोड़ूँ। वो अगर मैं 1 साल वेस्ट किया मैंने, वो नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह के अगर वो कोई कॉन्फिडेंस देने वाला बंदा होता तो वो शायद मैं बेहतर डिसीजन लेता अपनी लाइफ में। तो वो इसलिए मैं समझता हूँ मेरा प्लान है करने का। अल्लाह ताला मुझे टाइम दे, थोड़ा सा मुझे टाइम निकले तो इंशाल्लाह ये मेंटोरशिप प्रोग्राम इंशाल्लाह होगा। तो आने वाले टाइम में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रीलांसर्स ऑफ पाकिस्तान ये टीच भी कर रहे होंगे लोगों को कि कैसे मुश्किल। देखिए, हज़रत अली का कॉल है कि इंसान अपने इरादों की नाकामी से खुदा को पहचानता है। तो मेरा इरादा तो है, लेकिन वो इरादा तकमील होता है या नहीं होता वो तो अल्लाह ताला को पता है। बस हमें पता चलता है कि वो हम हर चीज़ नहीं कर पाते जो हम सोचते हैं, उससे ही हमें पता चलता है कि भाई कोई और भी है जो आपके डिसीजन मेकर, फाइनल डिसीजन मेकर हुआ है। इरादा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि होगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मेरा एक दोस्त भी है, वो भी आप ही की तरह एक कंटेंट राइटर है। आपका मतलब लेवल नहीं है उसका, लेकिन उससे मेरी बात हुई एक दफ़ा, तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा भाई मुझे भी कुछ बताओ, मैं भी कुछ लिखना चाहता हूँ। तो उसके जो रिमार्क्स आए ना, उसने मुझे डिस्करेज कर दिया। उसने बोला कि भाई ये राइटिंग जो है ना, ये स्किल वो नहीं है जो आप डेवलप कर सकें, आपको ये साथ लेके चलती है, शुरू से होती है बंदे के अंदर। तो क्या ये बात सच्चाई है इस बात में कुछ? हाँ, 90% टाइम तो है सच्चाई, लेकिन एक्सेप्शंस तो हर जगह होती हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे भी हमने सिनेरियोज देखें कि वालदा और बेटी ने डॉक्टर की डिग्री एक साथ ली है, ये सीन्स हुए हैं। और एक डॉक्टर की मेडिकल की पढ़ाई मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होती है, तो किया तो जा सकता है। लेकिन देखें, एक एज की ना अपनी एक डिमांड भी होती है। अगर आप 40 के बाद अगर आप सोचेंगे कि मैं राइटिंग कर लूँ या कैरियर स्विच कर लूँ या एक नया या कोई भी नई चीज़ सीखूँ, तो शायद जो वो काम अगर आप 20s में करते तो ज़्यादा आसानी से कर सकते थे, अब आपको मुश्किल होगी और शायद 90% लोग ना कर सकें। वो थक जाएंगे, मेंटल स्ट्रेन भी ज़्यादा होता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी भी होती हैं। तो एक एज की भी एक अपनी डिमांड है। तो आप और क्वेश्चन ये है कि 40-45 साल की एज में अगर आप आकर कह रहे हैं कि अब मैं एक नई चीज़ कर लूँ, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। चैलेंज भी होता है, चैलेंज भी होता है, लेकिन एक चीज़ को बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना है इस एज में, वो मतलब उसमें सक्सेस चांसेस मुझे कर सकते हैं आप। आपकी फिर विल पावर बहुत स्ट्रांग हो, आपने अपने आप को जो आपकी एप्लीकेशन है वो बड़ी स्ट्रांग हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जनरलाइज स्टेटमेंट इसमें यही है कि वो मुश्किल होगी आपको, वो मसला वो सही कहा उसने। तो अपने कंपटीशन को कैसे देखते हैं इफ्तिखार? मतलब आपके लेवल के जो लोग हैं, जिन्होंने शायद आपसे कुछ कम ज़्यादा टाइम लगाया हो, जिनकी अर्निंग्स आपके हिसाब से हों, जो आप ही के लेवल में कंटेंट राइटिंग की फील्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान, तो आप उस कंपटीशन को कैसे देखते हैं? मतलब यहाँ पे भी ऑब्वियसली आपके एरिया में, आपके जो एरिया एक फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है, इसके अंदर कोई कंपटीशन में लोग तो होंगे। कंपटीशन में हैं लोग। देखें, कंटेंट राइटिंग में जैसा अपवर्क पे मैंने थोड़ी सी प्रोफाइल को स्टडी किया, देखा इधर उधर के कौन कम प्रोफाइल्स हैं जो बड़ी प्रोफाइल्स हैं ना, कंटेंट जो मिलियंस वाली हैं वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, फुल स्टैक डेवलपर्स हैं। वो भी गिनती के मेरे ख्याल से 8, 10, 12 होंगी मोस्टली।
और मुझे अभी तक अपवर्क पर 500K 600K प्लस की 500K की तो 2-3 प्रोफाइल्स ही नज़र आई हैं कंटेंट राइटर की, और फिर बाकी 200K 300K इस तरह की प्रोफाइल्स हैं। मतलब 10-11 साल 12 साल अपवर्क को हो गए हैं, तो अब वो आपको अब 100K 50K 60K की तो बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, लेकिन ये 500,000 प्लस प्रोफाइल्स मेरे ख्याल से अपवर्क की जो मैं बात कर रहा हूँ 15-20-25 से ज़्यादा नहीं होंगे टोटल भी, अगर पूरे पाकिस्तान में देखें तो इतना कंपटीशन नहीं है, स्पेस है। अमेरिकन प्रोफाइल्स कंटेंट राइटिंग में ज़्यादा बढ़ी हैं, वो इंडियंस भी अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इसमें हैं, बांग्लादेश के भी बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं। पाकिस्तान की यही स्पेस है, पाकिस्तान में लोग बेहतर कर सकते हैं। जो हमारा साइज़ है ना, जो हमारे जो यंग जनरेशन का जो स्किल्ड लेबर का हमारा साइज़ है, मुझे लगता है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं होता फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में। तो अच्छा, अब मुझे ये चीज़ बताएं कि आप जैसे ये काम करते हैं तो आपके क्लाइंट्स जो हैं वो सारी जगहों पे होते होंगे, लाइक नॉट ओनली इन पाकिस्तान से बाहर भी क्लाइंट होंगे। जी जी। तो आपका कंफर्ट लेवल किन लोगों के साथ काम करने में ज़्यादा होता है? मतलब वो लोग जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, या वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर के, या मतलब मैं अगर सिंपल वर्ड्स में इसको कहूँ तो गोरों के साथ काम करके ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं या पाकिस्तानी लोगों के साथ? देखिए, पाकिस्तानियों के साथ तो मैंने आज तक काम ही नहीं किया क्योंकि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में 99% तो आपके जो क्लाइंट बेस है वो तो है ही फॉरेन क्लाइंट है आपका। और सबसे ज़्यादा देखिए, एक जो फ्रीलांसिंग का एक वन ऑफ द पर्क्स है ना, वो ये है कि आपका एक्सपोजर बड़ा ज़बरदस्त होता है। आप अब जैसे मैंने 1200 प्लस क्लाइंट के लिए काम किया है, तो मैंने अमेरिकन के साथ भी काम किया, मैंने ऑस्ट्रेलियन के साथ भी काम किया, मैंने यूरोपियंस के साथ भी काम किया, मैंने मिडिल ईस्ट के क्लाइंट्स के साथ भी काम किया, दोस्तियाँ भी हुई, रिलेशनशिप भी बिल्ड हुए, और उनसे बहुत बहुत सीखा। मतलब मुझे लगता है कि जब मैं, क्योंकि मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस है ना, मैं एक ऑफिस भी जाया करता था और फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। फ्रीलांसिंग में आपकी एक सोशल लाइफ तो डिस्टर्ब होती है, आप घर से शुरू में बैठ के काम करते हैं, फिर कोवर्किंग स्पेस चला गया मैं बाद में, लेकिन आपका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है ना, आपको पता चलता है कि बाहर से लोग कैसे सोचते हैं, बाहर वर्क एथिक्स क्या है आपकी, और यहाँ पे जो आपका एक इन्वायरमेंट होता है, ऑफिस इन्वायरमेंट, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना नर्चरिंग नहीं है। अगर नर्चरिंग हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने आसपास भी इधर उधर लोगों को देखा है, लोग तंग ही होते हैं। कोई कहता है मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, कोई कहता है मेरे ऑफिस में फेवरेटिज्म चल रहा है, कोई ऑफिस में कह रहा होता है कि मेरा बॉस ऐसा है। बाहर एक वर्क एथिक्स बड़ी डिफरेंट हैं, वो काम की जो अप्रोच है उनकी वो बड़ी डिफरेंट है वो, और हमारा बड़ा एक स्टैग्नेशन सी है एक हमारे जो एक वर्क कल्चर में ना, तो वहाँ सीखने को यंग लोगों को मिलता नहीं है। मैंने जॉब छोड़ने की मेरी वजह, जो मैं पुश हुआ ना कि बस छोड़ दो, वो एक नर्चरिंग, वो हमारे कुछ चेंजेस हुई, कोई मैनेजमेंट चेंज हुई, तो वो एक वक्त में तो कुछ ऐसे मैनेजर थे जो मेरे ऊपर के लोग थे जिनसे मुझे लगता था कि मुझे सीखने को मिल रहा है। उसके बाद वो एक इस तरह के एक आया माहौल के वो कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था आपकी। और आप जब यंग एज में होते हैं ना, 25 साल 26 साल 28 साल 30 साल, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, पैसे तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपकी नर्चरिंग भी होनी चाहिए, आपको वहाँ पे कोई मेंटोर भी मिलना चाहिए जो आपको आपकी स्किल इन्हेंस करे, आपका विजन ब्रॉड करे। देखिए, इकबाल का एक शेर है, खैरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। जो हमारी एज चली, इन्फॉर्मेशन एज कहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, जैसे कि आपने बताया कोर्स चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन जब तक आपका विजन ब्रॉडन नहीं होगा ना, आप दूर तक देखने की सलाहियत नहीं होगी आपको, तो आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। आप बड़े क्लियर होनी चाहिए और क्लैरिटी दूर तक होनी चाहिए आपकी, कि आप दूर तक देख रहे हो, कि आपको पता हो मुझे क्या करना है, अगले 10 साल क्या करना है, आपके इन्वेस्टमेंट के गोल्स क्या हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपके कैरियर के गोल्स क्या हैं, आपके रिलेशनशिप के गोल्स क्या हैं, दूर तक देखने की आपकी सलाहियत होनी चाहिए। तो वो मेंटोर ही बनाता है, वो या तो लाइफ एक्सपीरियंसेस बनाते हैं, या तो फिर आप इतने शार्प हों कि आप जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उससे आपके एनालिटिकल स्किल्स उसको गेज कर रही हैं और आप सीख रहे हैं और आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, अब आगे मुझे क्या करना है। लेकिन मेंटोर इस प्रोसेस को ना क्विक कर देता है। तो जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से काम करने का एक्सपोजर है ना, आपको पता चलता है अमेरिकन का ये माइंड सेट है, ये ट्रैवल करते हैं वो लोग, और फिर वो जैसे अब मैं सोचता हूँ कभी कि मैं जो हूँ अर्ली रिटायरमेंट की तरफ चला जाऊँ, एक मैं आई कर रहा हूँ एक चीज़ को कि यार वो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स का मैंने सीखा, वहाँ पे फाइनेंशियल क्लाइंट्स, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत क्लाइंट्स हैं वो, और साइड गिग्स में काम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, पैसिव इनकम कॉन्सेप्ट वहाँ से मैंने कैच किया कि वो लोग वेबसाइट रन कर रहा है एक बंदा, वो जॉब भी कर रहा है साथ में, और साथ में वो 2-3 वेबसाइट भी रन कर रहा है, मुख्तलिफ उसने ब्लॉग्स क्रिएट किए हुए हैं, वहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एड्स के थ्रू।
तो साइड में वो पैसिव इनकम की तरफ भी देख रहे होते हैं, वो पैसे से पैसा बनाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, जॉब से भी कमा रहे होते हैं, और वो अर्ली रिटायरमेंट की तरफ भी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम पैसिव इनकम में इतना आ जाएं कि हम अपनी जॉब छोड़ दें। उनका माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो वैसे अर्ली रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। लोग तो बोलते हैं कि भाई हमें रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन मिल जाए, हम कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ जाएं। हम लोग तो ये माइंडसेट लेके चल रहे होते हैं। हमारा माइंडसेट देखें, इसी वजह से हम दुनिया में बहुत पीछे हैं ना। आप दुनिया की किसी भी ग्लोबल रैंकिंग को उठा के देख लें, लिटरेसी रेट, एजुकेशन इंडेक्स, कंपेटिटिवनेस, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दुनिया कोई भी आप इंडेक्स उठा लें, पाकिस्तान अफ्रीकन कंट्रीज के आसपास है, बॉटम कि 20-25 कंट्रीज़ में आपको मिलेगा। और ये इतना अलार्मिंग है, जिस मुल्क में 65% आबादी 35 साल की हो, जिसमें बच्चे बड़े हो रहे हो, एक इतना बल्क, सब आप सोचें, आप इस नंबर को आप अब गौर करें कि इंडिया 1.5 अरब की तकरीबन आबादी हो गई है, सबसे बड़ा आबादी का मुल्क बन गया। पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब में जो स्कूल आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन यानी कि इंडिया सिर्फ पंजाब के बच्चे, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसमें इतने बच्चे बाहर नहीं हैं। तो हमारे अब आप सोचें, जब कि आगे जाके मार्केट में आएंगे, इंटर होंगे, जब इनकी शादियां होंगी, इनको आगे इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, तो एक क्या क्योस क्रिएट होगा मार्केट में। तो हमारी माइंडसेट देखें, आप फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। और अब जब मैंने थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट की और मैंने अपने आसपास लोगों से पूछना शुरू किया, अपने से बड़ों से पूछना शुरू किया कि भाई मुझे थोड़ा सा बताएं, आप गाइड करें कि कैसे इन्वेस्ट करूं, क्या करूं, क्योंकि वहाँ से मुझे मिल तो रही थी ना, एक बाहर के लोगों से काम करके मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि भाई पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कल फ्रीलांसिंग छोड़ दूँ तो मेरी कोई अर्निंग की दूसरी सोर्स नहीं है, मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब नहीं करता कि मुझे रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा और मैं उस पर जिंदगी गुजार लूंगा। लेकिन आपको तो वैसे ही अर्ली रिटायरमेंट चाहिए ना, तो आपके लिए तो अच्छा। हाँ, तो वो मैं फिर प्लान करना शुरू कर दिया ना, फिर उसको मैंने प्लान करना शुरू कर दिया, फिर मुझे पैसिव इनकम की तरफ चला गया। अलार्मिंग सिचुएशन मुझे ये लगती है कि यहाँ पे लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। 60 साल तक अपने आप को रगड़ते हैं, आप जॉब करते हैं, 9 to जा रहे हैं ऑफिस, आ रहे हैं ऑफिस, बॉस से डांट खा रहे हैं, छुट्टी तक नहीं मिल रही, छुट्टी के लिए भी आप जो है वो पाँव पड़ रहे हैं उनके। एक अजीब सा, एक तो हमारा माहौल, एक जो कॉर्पोरेट कल्चर हमारा। उसके बाद फिर आप रिटायर होने के बाद फिर आप अपने, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग ये है कि हम कहते हैं कि मैं रिटायर होने के बाद, बच्चा है ना, मतलब हम बच्चे इसलिए पैदा, हमारी 90% जो आबादी है ना, हम उनकी तरफ देख रहे हो, वो बच्चे इसलिए पैदा करते हैं, एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग पैदा करते हैं कि ये बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। कितना कॉमन फ्रेज है ये। वेस्ट में तो ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट, वो तो आपको 20 साल के खुद लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे, भाई जाओ कमाओ और करो। ये सही कॉन्सेप्ट है, ये कि आप उस पर भी बर्डन बनते हैं। जब आप बजाय से कि आपकी इनकम इतनी हो, आप वेल्थ क्रिएट करें, आप एसेट्स क्रिएट करें और ट्रांसफ़र करें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, तो वो खुद अपलिफ्ट होंगे ना। आपके पास अगर आपने एसेट्स बना लिए, आपने इन्वेस्टमेंट्स बना ली, और अब आप 60, 65, 70 में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जब वो 30, 35 का है, तो आप उसकी पोजीशन क्या होगी? वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथन पोजीशन में होगा, वो अच्छे बिजनेस भी कर सकता है, वो रिस्क ले सकता है लाइफ में, फाइनेंशियल डिसीजन। हम जो है वो कहते हैं, वो और बर्डन क्रिएट कर देते हैं कि अब हमें भी पालो, अपने बीवी बच्चों को भी पालो और हमें पालो। तो ये मुझे लगा कि हमारे मुल्क में फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल भी, लिटरेसी रेट में ही हम वैसे बॉटम 5 पर हैं, एशिया में 17 नंबर पे हम पूरी दुनिया में। और एजुकेशन इंडेक्स, एक तो लिटरेसी रेट कम, फिर एजुकेशन इंडेक्स जो क्वालिटी होती है ना एजुकेशन की, वो भी हम बॉटम 5 पर हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो फिर आप समझ लें जीरो ही हो गई ना, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं है कि पैसों से पैसे भी कुछ बनाए जा सकते हैं। तो ये एक्सपोजर से बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी जो मुझे लगता है कि मैं अगर लोकल मार्केट में काम कर रहा होता तो मैं नहीं सीखता। तो ये एक्सपोजर भी बहुत बड़ा, हमें नहीं समझते इस बात को, लेकिन गोरों के साथ काम करना, वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, किसी वजह से कर रहे हैं, उनके माइंड्स बड़े क्लियर हैं, वो बड़े क्या करना है, गोल ओरिएंटेड लाइफ है उनकी, वर्क एथिक्स बहुत अच्छी हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस्लाम को इन टर्म्स ऑफ वर्क एथिक्स वो फॉलो कर रहे हैं, पेमेंट्स आपकी टाइम पर होंगी। मतलब एक हदीस है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले आप उसकी मजदूरी अदा कर दें। यहाँ पे आप देखें, आपने चीज़ बड़ी मशहूर सुनी होगी, गवर्नमेंट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, सर्कुलर डेब्ट क्रिएट हुआ है 700 अरब का, वो डिपार्टमेंट उसको नहीं दे रहा, वो डिपार्टमेंट उसको नहीं दे रहा, वो डिपार्टमेंट उसको नहीं दे रहा, अपने बिल्स क्लियर नहीं कर रहे, वो बैलून होते 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 और पूरी, ये हर जगह पर है, कॉर्पोरेट सेक्टर पर, इंडिविजुअल सेक्टर पर। गोरों के साथ आप काम करें, काम सबमिट करें, पैसे देते हैं। मतलब 1200 क्लाइंट में से शायद 1 या 2 दफ़ा ऐसा हुआ होगा मेरे साथ कि मुझे पैसे के साथ मेरी गड़बड़ हुई कुछ, या नहीं हुआ इतना मेरे ख्याल से। अगर मैं 1200 पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ करता काम, तो ये रेशो चाहे 30-40% और होता। तो ये फ़र्क है। सही। अच्छा, तो ये बताएं कि बीइंग अ पाकिस्तानी फ्रीलांसर, आपने जब ये काम स्टार्ट किया था तो उस वक्त क्या मसले आपको आए थे, और आज इन दिस करंट ईयर
आप जो ये काम कर रहे हैं, तो बीइंग अ पाकिस्तानी फ्रीलांसर आपको क्या मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं? देखिए स्टार्ट में तो जो लैक ऑफ एक्सपोजर था ना, फ्रीलांसिंग का कोई एक्सपोजर ही नहीं था, तो उससे एक 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 अननेसेसरी प्रेशर था कि जॉब करते रहो, जॉब नहीं छोड़ सकते। मेरा माइंड तो बन गया था जॉब छोड़ने का, लेकिन शायद मैंने 1-2 साल लास्ट के सोसाइटी प्रेशर में ही जॉब करता रहा। नीड नहीं थी मेरी इनकम, मैं फ्रीलांसिंग से ज़्यादा उसकी अर्निंग हो रही थी। मैं मेंटली मुझे पता था कि अब जो है स्विच कर देना चाहिए। तो एक वो शुरू में जब मैंने जॉब छोड़ी तो उसमें लोग मुझे बेरोज़गारी समझते रहे। मुझे लोग बोलते थे कि आप इसको पिक कर लो, इसको ले जाओ। वो समझते थे कि बिल्कुल फारिग आदमी है। तो वो एक एक्सपोज, बिल्कुल हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी फ्रीलांसिंग की। 2013, 14, 15 लोगों को बिल्कुल समझते थे कि शायद घर में बैठ गया है और पता नहीं क्या कर रहा है, बेरोज़गार हो गया है, अर्निंग ख़त्म हो गई है। ये तो जब वो फिर डॉलर रेट इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, तो लोगों ने फ्लो देखा कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर लोग अब उन्हीं के बच्चे अब भेजते हैं। एक तो शुरू में ये चैलेंज था कि सोशल अवेयरनेस नहीं थी बिल्कुल। दूसरा फिर एक जो ट्रांजिशन मुझे लगता है कि सक्सेसफुल फ्रीलांसर वो है जो विद टाइम अपना एक ट्रांजिशनल फेजेस आते हैं, अपने आप को चेंज भी करता जाता है, इवॉल्व भी करता जाता है। यानी कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करते, पहले जब फॉर एग्जांपल मैंने जॉब के साथ पार्ट एज अ साइड गिग किया ऐसे, फिर एक टाइम आया मैंने ट्रांजिशन मैंने पूरी की कि मैंने जॉब छोड़ के फुल टाइम कर लिया, फिर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में करता रहा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार मैं काम बढ़ा सकता हूँ, मैं टीम बिल्ड करूँ, और फिर वो ट्रांजेक्शन फेस मैंने किया, उस टीम बिल्डिंग पाया। वहाँ मुझे चैलेंज हुआ टीम बिल्डिंग मुझसे अच्छे से, मुझे लगता है कि वो भी मैं अच्छे से बेहतर से कर सकता था, और अच्छी भी टीम बिल्ड, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स अच्छी नहीं मिली। उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ख़राब भी होते हैं, क्लाइंट भी ख़राब होते हैं आपके। तो वो एक टीम बिल्डिंग में प्रॉब्लम आई। लोकल स्किल सेट इतना अच्छा नहीं मिला, जितना मिलता तो और अच्छा मैं कर सकता था। सोशल अवेयरनेस शुरू में कम थी। ये थोड़े से चैलेंजेस थे। बाकी गवर्नमेंट लेवल पर सपोर्ट है इन अ सेंस के अगर आपकी अर्निंग डॉलर्स में है, आप फ्रीलांसर हैं और आप बाहर से आपकी अर्निंग हो रही है, तो आपको उसमें टैक्स नहीं है, टैक्स एग्जम्पशन है। $25,000 आई थिंक अगर महीने तक की आपकी इनकम है तो आपको, क्योंकि डॉलर की नीड है, और फ्रीलांसर का ये भी एक बड़ा एक बेनिफिट टुवर्ड्स आपकी सोसाइटी, आपकी कंट्री है कि आप उसको डॉलर लेकर आ रहे हैं मुल्क में, और फिर अगर आप टीम क्रिएट कर रहे हैं तो आप जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं एक साथ। इसने भी मुझे इंस्पायर किया था 2018 के बाद, जब इमरान खान की हुकूमत आई थी, और फिर वो एक बात हुई थी कि डॉलर्स नहीं है मुल्क में, डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है, जो यूथ के लिए जॉब्स नहीं है। तो उस वक्त मैंने जो मेरे ट्रांजेक्शन हुआ था ना, कि मैंने इंडिविजुअल से टीम की तरफ गया, मैं उसी वक्त गया यही सोच के कि यार अगर मैं काम बढ़ाऊंगा तो एक तो डॉलर मुल्क में लेकर आऊँगा, नंबर 1 आपके डॉलर आपके ज़्यादा आएंगे तो मुल्क के लिए फ़ायदा है। डॉलर का रेट कम होगा, डॉलर आपका फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे, तो आपको डॉलर कम होगा तो महंगाई भी कम होगी, पहली चीज़। दूसरी, जब आप टीम बिल्ड करते हैं तो फिर आप बाहर से पैसा ला के लोकल सेटअप में, लोकल इकोसिस्टम में आप जॉब्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो दूसरी ये तो इस सेंस में गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, लेकिन आपके पास अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं यहाँ पर, पेपर नहीं है यहाँ पर, जो आपकी इसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस भी हैं। और अभी बैंकिंग सेक्टर अब थोड़ा इवॉल्व हुआ है। बैंकिंग सेक्टर का बड़ा बुरा हाल है हमारा, अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट स्टाइल उनका वो इवॉल्व इस तरह हो नहीं रहा है। मतलब मैं जाता था, बड़े मुझे चैलेंजेस होते थे, फ्रीलांसर के अकाउंट नहीं खुलते थे, उन्हें बता भी रहे होते थे कि हम डॉलर में इनकम है भाई आपके, और बाहर से हम पैसे लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं, आप यहाँ की एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लाएँ, इस तरह लाएँ। अब पिछले 1-1.5-2 साल में जो इमरान खान के दौर में उन्होंने डिजिटल स्किल्स और इस तरह की चीज़ें शुरू की, पुश किया, तो फिर थोड़ी सी बेहतरमेंट इम्प्रूवमेंट शुरू हुई। लेकिन ओवरऑल टीम बिल्डिंग मुझे लगता है जो मुझे इशू हुआ ना उसमें हुआ। हमारी शायद स्किल्स इतनी अभी भी अच्छी नहीं हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है ना। फॉर एग्जांपल मैं लिंक्डइन में देख रहा होता हूँ, लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, राइटर हूँ मैं, ये हूँ मैं, वो हूँ, और जब मैं हायरिंग प्रोसेस कर रहा होता हूँ बड़े क्लाइंट्स के लिए, मैं जो टीम बिल्ड करनी होती है, तो जब मैं सैम्पल्स उनसे मांगता हूँ तो वो बिल्कुल, और अब तो एआई के बाद तो आपको ऐसी स्किल्स होनी चाहिए आपकी जो एआई को बीट कर सकें। तो वो मुझे लगता है कि हमें अभी स्किल सेट इंप्रूव करने में बड़ा अभी ज़रूरत है। सही है। अच्छा, आपने बात की थी बीच में हमारी कन्वर्सेशन के कि अर्ली रिटायरमेंट की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो लाइक अर्ली रिटायरमेंट इज़ ऑलवेज़ अ गुड थिंग, और मैं खुद इस बात के फेवर में हूँ कि बंदे को इस तरीके से स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि अर्ली रिटायरमेंट उसको वो ऑप्शन मिल सके। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट, मतलब आपका ये काम तो आप एज अ बिजनेस लेके चल रहे हैं, तो अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम योर ओन बिजनेस, आप क्या अपने आने वाली जो जनरेशंस होंगी, जो आपके
बच्चे होंगे, आप उनको इस लाइन में लाना चाह रहे हैं या खुद इस काम से निकल के अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं जो कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको एंजॉय करने को मिलेगी? हाँ, नहीं, जैसा मैंने बताया था ना आपको कि देखिए बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम किया, बहुत सारे फाइनेंस के सेक्टर के क्लाइंट्स थे, तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, एक नॉलेज गेन हुई कि भाई पैसिव इनकम भी कोई चीज़ होती है, पैसे से पैसा बनाना भी कोई चीज़ होती है। तो वो अब जैसे एक बड़ी मशहूर बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें इसने यही बात की है राइटर ने कि जो गरीब बाप होता है ना, वो अपने बच्चों को बोल रहा होता है मेहनत करो, वो हार्ड वर्क करो, इससे पैसे कमाओगे। जो अमीर बाप होता है ना, वो अपने बच्चों को नर्चर करता है कि आपने पैसे से पैसा कैसे कमाना है। तो अब इनके साथ बाहर इस एक्सपोजर से मुझे आइडिया हुआ कि भाई आप और फ्रीलांसर्स के पास तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप डॉलर में इनकम है आपकी, अगर आप उसको राइट इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं और आप पार कर रहे हैं पैसों को ऐसी जगह पे जो आपको रिटर्न देना स्टार्ट कर रहा है और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो आप बड़े आराम से और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। फ्रीलांसर्स क्या करेंगे जब वो फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे? मैं अपने आप से भी सवाल पूछता हूँ कि जब मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? तो मुझे इस वक्त ये जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि डॉलर हमारा बहुत अच्छे रेट पर है और मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा एक्सचेंज रेट मिल रहा है और मेरी अर्निंग अच्छी है, तो मैं या तो इसको उड़ा दूँ फजूल चीज़ों में, या फिर मैं इसको पैसिव इनकम एक गोल सेट करूँ कि मुझे 5 साल में अर्ली रिटायर होना है और मैं अब सही राइट साइड पे राइट इन्वेस्टमेंट्स करूँ और 4-5 साल में मेरी इनकम इतनी ही हो जाए जो मेरा लाइफ स्टाइल सस्टेन कर रही हो, तो मैं फिर इसको किसी को हैंड ओवर कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे अभी मेरे छोटे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं किसी को हैंड ओवर करके इस बिजनेस सेटअप को और ख़ुद जो रिटायर फिर आप कुछ करें दुनिया के लिए ना। आप पूरी ज़िंदगी कमाते ही रहें। मुझे ये लोग कहते हैं कि फ्रीलांसिंग जो है 9 to 5 से आपको रिलैक्स करती है, लेकिन फ्रीलांसिंग 9 to 5 की तो नहीं है, लेकिन फ्रीलांसिंग 24/7 भी है। आप हर वक्त क्लाइंट से आप जहनी तौर पे इस पे भी थकते हैं। लोग इसको बड़ा एक रोदी सा पिक्चर पेश करते हैं कि भाई वो 9 to 5 सुबह उठना है, रात में जाना है, ठीक है, वो चीज़ तो नहीं है आपके पास, वो वाला प्रेशर तो नहीं होता। लेकिन आप 24/7 अमेरिकन क्लाइंट भी है, उसका टाइम जोन अलग है, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट भी है, उसका टाइम जोन अलग है, यूरोपियन क्लाइंट भी है, उसका टाइम जोन अलग है। तो आपकी कम्युनिकेशन चल रही होती है, आपकी डेडलाइन भी मुसलसल चल रही होती है, संडे वीकेंड वगैरह कुछ नहीं हो रहा होता, आपको काम करना ही होता है। आप उस रिदम में आए हुए होते हैं कि आप अपना सेटअप भी नहीं क्रिएट कर सकते कि मुझे इस दिन ऑफ करनी है, इससे किसी की डेडलाइन कभी किसी की एक्सटेंड हो गई, किसी की करीब हो गई, तो आप 24/7 बिजी होते हैं, तो आपका दिमाग थकता है। तो वो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी टीम सेट करें, अपने इन्वेस्टमेंट करें, और फिर एक टाइम पर आप इतने थकने लगेंगे कि आपसे शायद वो हो भी ना। हमें ये बताएं इफ्तिखार कि हमारी इस कॉन्वर्सेशन के दौरान जो मेरी आपसे पहले बात हो रही थी, आपने एक जिक्र किया था कि एक हनीमून पीरियड था जो 2018 से लेके 2023 तक चला। तो फ्रॉम द डॉलर पॉइंट ऑफ व्यू कि डॉलर तो अभी भी बढ़ रहा है हमारे यहाँ, अभी भी अप्रिशिएट हो रहा है, तो ये हनीमून पीरियड 2023 में ख़त्म क्यों हो गया आपके हिसाब से? देखिए, जनवरी 2023 में AI आ गया। अब AI ने ग्लोबल मार्केट को ही डिसरप्ट किया हुआ है, तो फ्रीलांसिंग भी डिसरप्शन आई है। फ्रीलांसिंग में AI आपका कंटेंट भी क्रिएट कर रहा है, आपके डिज़ाइन भी बना रहा है, आपके वेब डेवलपमेंट भी कर रहा है, आपके प्रोग्रामिंग भी कर रहा है। तो उससे अब चीज़ें, एक तो कंपटीशन आपका इंक्रीज़ हुआ है, चीज़ें फ्रीलांसिंग के लिए मुश्किल होती जा रही हैं। दूसरा, जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने मोनेटाइज भी कर दिया है, बिडिंग प्रोसेस ये वो मोनेटाइज करते जा रहे हैं। तो अब आपको पैसे भी लगाने, आपको एक मार्केटिंग बजट होना चाहिए। बल्कि अपवर्क ने तो ये अभी लास्ट 2-3 महीने पहले ईमेल की थी, जब उन्होंने अपना प्रोसेस चेंज किया। आपने अपने बिड को ऊपर लेकर आना है, उस पर कनेक्ट खर्च करने, आपने अपने प्रोफाइल को ऊपर लेकर आना है, उस पर कनेक्ट खर्च करने, अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग के लिए कनेक्ट खर्च करने, वो कनेक्ट आते हैं डॉलर के। तो उन्होंने बाकायदा ईमेल की कि भाई अब अपनी प्रोफाइल को जो है वो एज ए इंडिविजुअल फ्रीलांसर हम भी नहीं देख रहे, अब आपकी प्रोफाइल को हम एज अ बिजनेस देख रहे हैं, और अगर आप एज अ बिजनेस हैं तो फिर आपका एक मार्केटिंग बजट भी होना चाहिए, तो आप खर्च करें। वो अब आपका एज अ फ्रीलांसर अपवर्क भी नहीं ले रहा। उस पर मुझे याद है कि वो हमारे सोशल मीडिया पे एक रोना पीटना मच गया था। एक तो हम बड़े डिफेंसिव से हो जाते हैं फ़ौरन ना, और वो अपवर्क ने जुल्म कर दिया, अपवर्क ने ये कर दिया। भाई अपवर्क आपके कहने पे आपको चेंज तो नहीं करेगा ना, अब आपने अडॉप्ट करना है, उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना है, अपनी अप्रोच को डिफरेंट करना है। तो एक तो ये चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। AI बहुत बड़ा एक फैक्टर है। क्लैरिटी चीज़ों की ना अब इतनी साफ नहीं है कि फ्यूचर क्या होने वाला है। आप ये कर रहे हैं 6 महीने 1 साल बाद ये आप कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। डेटा साइंस आजकल चल रहा है, AI ज़्यादा चल रहा है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि फ्रीलांसिंग मुश्किल से मुश्किल जनवरी AI के बाद से ना अब वो बात नहीं रही है फ्रीलांसिंग में, और एक चैलेंजेस बढ़ गए।
तो AI ने आके यानी कि चीज़ों को बजाय हमारे लिए आसानी पैदा करने के फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फ्रीलांसिंग थोड़ी मसले क्रिएट किए। देखिए अब सेटल डाउन चीज़ें होनी शुरू हुई हैं, एक डिस्ट्रप्शन तो एकदम से क्रिएट हुई ना, अब वो मुझे लगता है कि 3-4-6 महीने में जब चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन होंगी, लोगों को यूज टू हो जाएंगे AI से, फिर एक शेप निकलेगी कि अब क्या मार्केट में चलेगा, क्या नहीं चलेगा, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, क्या करना चाहिए, किस तरह अप्रोच करनी चाहिए फ्रीलांसिंग अपनी प्रोफाइल्स को। ख़ासतौर पर कंटेंट राइटर्स तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि वो तो सब प्राइमरी काम ही उसका कंटेंट क्रिएट करना है। तो ये इस वजह से मैंने बोला था कि फ्रीलांसिंग जो टाइम है, वो जो एक हनीमून टाइम था, वो मुझे लग रहा है कि जनवरी में ख़त्म हुआ। हमारी इस सारी बातों के दौरान आपने मुझे याद पड़ता है एक शेर भी सुनाया था, जिससे मुझे आपकी एक जो सेंस है कि आपकी शायरी की तरफ आपकी रुग़बत का अंदाज़ा हो रहा है। तो हमें कोई शेर ऐसा सुनाएं इफ्तिखार के जो कि हमारे फ्रीलांसर्स को भी, हमारे फ्रीलांसर्स का खून गरमा दे। नहीं, शायरी की तरफ तो मुझे कोई इतनी रुग़बत नहीं है जैसे कह रहे हैं, लेकिन मुझे इकबाल से मैं बहुत यूनिवर्सिटी के टाइम से ही मुझे इकबाल ने बड़ी इंस्पायर करता था। मुझे लगता है कि जो मेरा थिंकिंग प्रोसेस है, वो इकबाल की शायरी अगर आप समझते हैं और आपको समझनी चाहिए, तो वो फिर आपको एक माइंड जो मेंटल जो है ना, आपकी एक कैपेसिटी क्रिएट करता है वो चीज़ें देखने की, आप चीज़ें दूसरी तरीके से दिखने चले जाते हैं। तो इकबाल के शेर मैं कोट करता हूँ, इकबाल के शेर मुझे याद है। एक शेर जो मुझे एक लाइफ लेसन सा लगता है ना, वो सबके लिए इम्प्लीमेंट होगा, फ्रीलांसर के लिए भी इम्प्लीमेंट होगा। वही जो मैंने शुरू में बात की थी ना, ये कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। आपकी स्किल सेट में थोड़े बहुत आप हल्के हो जाएं, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं है ना, 100% अपने आप को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इकबाल का इसमें एक शेर है कि समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी। मतलब आपकी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप ये समझते हैं कि लाइफ एक मिस्ट्री है। वो कहते हैं ना, क्यों पैदा हो गए, ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना। वो समझता है तू राज है ज़िंदगी। लाइफ आप मिस्ट्री आप ले रहे हैं, लेकिन उसका आंसर ये है कि फ़कत ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी। यानी लाइफ जो आपको मिली है, वो ऊंचा उड़ने का आपका ज़ौक़ है। आपको लाइफ में ऊंचा उड़ना है। आपने फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कैरियर आपका ने कोई फॉलो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स में, किसी भी चीज़ में आपने बेहतर से बेहतर करते चले जाना है। वो शाहीन भी, इकबाल ने शाहीन को क्यों पसंद किया, शाहीन को बार बार कोट क्यों किया? शाहीन ऊंचा उड़ती है ना, सबसे ऊपर। वो कहते हैं तंदिए बादी मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये जो उड़ती है तो जब ऊंचा उड़ाने के लिए चैलेंजेस आएंगे, आपने और ऊंचा, वही जो फ्रीलांस मैंने बताया ना, अभी रोना धोना शो कर देते हैं कि ये फिर अब तक ने चैलेंज कर दिया, कनेक्ट्स कर दिए, ये कर दिए। अच्छे सेटल्ड फ्रीलांसर वीडियो बना रहे हैं उस पर, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लंबी पोस्टिंग कर रहे हैं। भाई आपको एक चैलेंज आया है ना, आप उसे समझें, उसे अडॉप्ट करें और उससे बेहतर करने की कोशिश करें, उस चैलेंज से निकलने के ऊंचा उड़ें और ऊंचा उड़ें। तो लाइफ को ना, ये लाइफ का लुबी लुबाब यही है, ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी। ऊंचा उड़ना है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उसमें ऊंचा उड़ें, रिलेशनशिप्स हैं उसमें ऊंचा उड़ें। आप अपने आप से मुकाबला करें, किसी और से मुकाबला नहीं करें। कल से बेहतर परसों होनी चाहिए आपकी। जो वक्त गुजर गया, अपने आप को पीछे मुड़ के देखें, 1 साल पहले आप क्या कर रहे थे, क्या उससे आप बेहतर कर रहे हैं, और आपके गोल्स क्या हैं। गोल सेटिंग भी बड़ी ज़रूरी है। आप ऊंचा उसी वक्त उड़ेंगे ना जब आप ऊंचाई की तरफ देख रहे होंगे। आप ऊंचा देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। गोल्स हम सेट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट गोल्स हम सेट नहीं करते, कैरियर गोल्स हम सेट नहीं करते। तो इस शेर को भी अगर आप दीवार पे सामने लगा लेना, बल्कि ये तो मैंने एक अभी अपने बच्चों के कमरे में मैं वो कैलीग्राफी करवा रहा हूँ उसमें, तो मैंने ये शेर किसी से करवाया है कि आप ये लिख के मुझे कैलीग्राफी करके दें, मुझे ये लगाना है। तो ये शेर आप रोज़ देखें, लाइफ के मीनिंग को समझें, तो आप हर चीज़ में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो इफ्तिखार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और यकीन करें टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। और अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं फ्रीलांसिंग रिलेटेड जिन पे हम और बात कर सकते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आई होप कि किसी और दिन आप कुछ और टाइम निकालेंगे हमारी पॉडकास्ट के लिए, और जो चीज़ें रह गई हैं फिर इंशाल्लाह हम उस चीज़ को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम जी भाइयों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप कि ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे चैनल्स को फॉलो करें, और अगर अपनी कीमती राय मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में कमेंट करें। एक और चीज़ जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आप बनना चाहते हैं इस प्रोग्राम में मेरे गेस्ट, तो अपनी डिटेल्स मुझे इस ईमेल पे सेंड करें, एंड आई विल इनवाइट यू टू बी माई गेस्ट ऑन दिस पॉडकास्ट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस। दिस इज़ द आम आदमी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।